हेलो फ्रेंड्स, आज एक नई वीडियो के साथ वायसरॉयज। पिछली बार हमने डलहौजी तक पूरा किया था, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन जो कि एनडीए के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीडीएस में, इवन अभी रिसेंटली होने वाला एफकेट एंड अदर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एक फास्ट ट्रैक रिवीजन चाहती है जो कि आप इन वीडियो से ले सकते हैं। मेरी कोशिश है कि आप जितनी भी ये वीडियोस हैं, अगर आप इन्हें लास्ट तक देखें तो आपको पूरी नॉलेज एग्जैक्टली मिलेगी जो आप चाहते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करते हैं। लॉर्ड कैनिंग बेसिकली 1856 से लेकर 1862। अगर हम लॉर्ड कैनिंग के टेन्योर की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर बेसिकली एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का लास्ट एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया का टेन्योर होता है। क्यों क्वेश्चन आता है कि ये लास्ट गवर्नर जनरल से फर्स्ट वाइसरॉय बने? उसका रीजन है 1857 में होने वाला रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में क्वीन एलिजाबेथ के हाथ में कमान इंडिया की चली गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विड्रॉ कर लिया गया था एंड क्राउन का रूल इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था। इसी क्रोनोलॉजी को हम यहां से देखते हैं। 1857 में फर्स्ट यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी कैलकाटा में। क्यों कर रहे थे ये लोग यूनिवर्सिटी सेटअप्स कैलकाटा में एंड अदर प्लेसेस पर? ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था, किसी भी तरह से सस्ते एम्प्लॉय इंडिया में मिलने इनको शुरू हो जाए। इंडियंस को सिंपली पढ़ाना था, सस्ते में उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलना था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू जो था वो बढ़ रहा था, एक्सपेंडिचर घट रहा था। ये वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करना शुरू किया। 57 में रिवोल्ट ऑफ 1857। रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अगली किसी वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपसे डिस्कस करूंगा। बेसिक अगर इसको ब्रीफ करें तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बेसिक कॉजेस में पॉलिटिकल कॉजेस भी हैं, सोशल कॉजेस भी हैं, इकोनॉमिकल कॉजेस भी हैं एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो स्पार्क मिला था वो इनफिल्ड राइफल से मिला था। शुरू होता है वेस्ट बंगाल से, मेरठ फॉलो अप होते हुए अलग अलग जगह पर होता है। डिफरेंट हमारे यहाँ के अच्छे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बट अनफॉर्चुनेटली पढ़े लिखे इंडियन से इनको सपोर्ट नहीं मिला एंड फाइनली लास्ट ऑफ 1858 आते आते ब्रिटिशर्स ने ये रिवोल्ट पूरी तरह से हमारे यहाँ पर खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स अवेयर हो गए थे कि आगे से ऐसा ना हो और वो ये समझने लगे थे कि इंडियंस अब उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा कर सकते हैं। यही रीजन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खत्म होने का और कहीं ना कहीं क्राउन के रूल का स्टार्ट होने का। अब क्योंकि कोई गवर्नमेंट रूल कर रही थी, यही रीजन था कि इनकम टैक्स लगाया गया 500 रुपीस पर। सेम वे इंडिगो उस समय की एक बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसको इंडिगो रिवोल्ट के नाम में या इंडिगो रिवोल्ट के टाइटल में सबसे पहली बार सामने देखने को मिलता है। ये प्रॉब्लम लॉन्ग बैक चली आ रही थी। प्रॉब्लम क्या थी? इंडिगो रिक्वायर्ड होता है कॉटन इंडस्ट्रीज को कपड़े की ड्राई क्लीन्स या कपड़े पर कलर को चढ़ाने के लिए। इंपॉर्टेंट इसमें दिक्कत क्या थी कि इंडिगो की खेती जहां पर भी होती है वो जमीन, वो मिट्टी, वो सॉइल वो उपजाऊ नहीं रह पाती, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि कहीं ना कहीं मिट्टी रेंडर होने से किसान या कल्टीवेटर को प्रॉपर दाम नहीं मिलते, जबकि ब्रिटिशर्स सस्ते दामों पर इसको इंडियन से खरीदा करते थे। नादिया डिस्ट्रिक्ट दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास नाम के दो बंदे आए जिन्होंने प्रॉपर वे में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इसमें रिवोल्ट किया। दीनबंधु मित्रा नाम के बंदे आते हैं, दिन दर्पण, उन्होंने माइकल मधुसूदन दत्ता के साथ इसको पूरा प्ले कम एक नाटक लिखा, जिसकी वजह से कहा जा सकता है रियल पिक्चर ब्रिटिशर्स को ब्रिटेन में देखने को मिली एंड कहीं ना कहीं इंडिगो कमीशन सेटअप हुआ एंड फाइनली इन लोगों की डिमांड्स को रिजॉल्व किया गया। दैट इज द फर्स्ट इवेंट जिस इंडिगो में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत बार एनडीए, सीडीएस, एफकेट अलग अलग एग्जामिनेशंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आता है किन्होंने किया था इंडिगो रिवोल्ट? दिगंबर विश्वास एंड विष्णु विश्वास। आगे आता है पोर्टफोलियो सिस्टम। व्हाट इज पोर्टफोलियो? किसी भी बंदे को आप किस पोस्ट पर काम कर रहा है वो उसका पोर्टफोलियो होता है। जैसे ही आप उस पोर्टफोलियो के लिए बात करेंगे तो आप लोगों को ये क्लियरिटी में आएगा कि एग्जैक्टली उस पोर्टफोलियो में क्या था। तो वो यहां सिस्टम आया आईपीसी। क्या होती है आईपीसी? इंडियन पिनल कोड।
कैसे किसको सजा दी जा सकती है, क्या प्रोसीजर है सजा देने के लिए, पूरा आया। 60 में बजट आया कि एक साल में एग्जैक्टली हमें कितना खर्च करना है, कितना खर्च नहीं करना है, ये पूरा सिस्टम बना। 1861 में इंडियन काउंसिल एक्ट और 1861 में ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया। इसी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट में पास होने के बाद 1865 लॉरेंस के टाइम पर हमारे इंडिया में पहली बार हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हुई थी। क्वेश्चन आता है क्या कैसे एस्टैब्लिश हुई थी? पहली हाई कोर्ट कोलकाता थी, दूसरी मुंबई थी, तीसरी चेन्नई थी। बीच में एल्गिन आ जाते हैं। 62 63 कुछ नहीं किया, लॉरेंस 64 to 69 टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन यूरोप से शुरू किया। क्वेश्चन आता है टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया था? डलहौजी ने। याद करो पिछली वीडियो में बताया था 53 डलहौजी के लिए इंपॉर्टेंट था। क्यों? एक तो रेलवे का इन्वेंशन हुआ था, एक टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन हुआ था और वर्नाकुलर एजुकेशन के लिए बात की गई थी। तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। भूटान वॉर इसी समय लड़ी गई और फाइनली भूटान इंडिया का पार्ट बना। लॉरेंस के जाने के बाद मायो आते हैं 69 to 72। मायो के लिए इंपॉर्टेंट तीन बातें हैं जो याद रखने की हैं। पहला, फर्स्ट प्रोविंशियल सेटलमेंट इन्होंने किया। पहला शहर मॉडर्न टेक्निक्स पे क्राउन के अंडर कैसे बनेगा वो एस्टैब्लिशमेंट पूरा बताया। सेकंड, फर्स्ट सेंसस जिसको लेटर ऑन अनऑफिशियल सेंसस बोला गया है वो इन्होंने कराया। जनगणना सिर्फ शो के लिए इंडिया में ये करा ली गई थी। 72 में ही इनके टाइम पर एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स एंड एसएसआई स्ट्रेटेजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम के दो बड़े डिपार्टमेंट बने, जिन दोनों ही डिपार्टमेंट की इंपॉर्टेंस आज हमारी इकोनॉमी में जबरदस्त है। लॉर्ड नॉर्बुक आते हैं 72 to 76। ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं। लिप्टन इन्हें वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर बोला जाता है, वो इसलिए जो इन्होंने कहा उसका जस्ट अपोजिट किया। लाइक 76 में रॉयल टाइटल एक्ट पास किया गया। व्हाट इज रॉयल टाइटल एक्ट? जो भी ब्रिटिशर्स के सगे संबंधी, पिट्ठू, चमचे, कुछ भी आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलें, उनको रॉयल टाइटल्स मिलने लगे। कैसे? नाइटहुड, लॉर्ड, सर एंड अलग अलग। ये टाइटल आम आदमी के लिए नहीं थे। आज बताया जाता है कि ये टाइटल उनको मिले जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा योगदान दिया। सॉरी, अगर ऐसा था तो फिर उन सब आदमियों को मिलना चाहिए था जो उस समय पर अच्छे थे, बट ये डिस्कशन का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन आता है रॉयल टाइटल एक्ट कहां से आया? तो वो आता है लिप्टन के टाइम पर आया, 76 में आया। 77 में दिल्ली दरबार क्वीन विक्टोरिया के लिए लगा। क्वीन विक्टोरिया जब इंडिया में आई थी तो उनके लिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था, जो आपकी नॉलेज में हो होटल ताज के अपोजिट टेररिस्ट अटैक में काफी फेमस हुआ था। पर वो पहली बार इंडिया में बना था फॉर द सेक ऑफ क्वीन विक्टोरिया। इन्हीं के लिए दिल्ली दरबार लगा था। इसी के बाद आर्म्स एक्ट पास हुआ। क्या था आर्म्स एक्ट? आर्म्स एक्ट एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि कोई भी इंडिया में आदमी बिना लाइसेंस बनवाए, बिना गवर्नमेंट से अप्रूवल लिए, बिना क्राउन के अप्रूवल के अपने पास हथियार नहीं रख सकता था। ये एक ऑफेंस था, एक जुर्म था जो कि यहां से शुरू हुआ था। आर्म्स एक्ट, अगर आपको हथियार रखना है तो आपको उसके लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इन्होंने बैन किया था। अगर आप याद करें तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपके सामने जो पहली बार आता है वो सर चार्ल्स मेटकैफे 3536 में आता है, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन प्रेस या लिबर्टर ऑफ इंडियन प्रेस भी बोलते हैं। उसके बाद एडिपन इंडियन के बड़े सपोर्टिव माने गए हैं। आते फर्स्ट फैक्ट्री बिल। फर्स्ट फैक्ट्री बिल में लेडीज एंड बच्चों को थोड़ा रिलैक्स किया गया ताकि उन पे ज्यादा काम या ज्यादा प्रेशर ना आए। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस किया गया। इस ऑफिशियल सेंसस में ही ये बताया गया कि ऑफिशियली किसी भी चीज को कैसे करेंगे ये लोग। लाइक जनगणना होगी तो वो हर 10 साल बाद होगी। जनगणना करने के लिए उन्हें क्या क्या चीजें पता होनी जरूरी है, कैसे कैसे वो घर घर जाके एक एक आदमी की गणना करेंगे, जिनकी डेथ हो गई उनका नाम हटाएंगे, जिनकी डेथ नहीं हुई है उन्हें चेक करेंगे वो उसी एरिया में है या उस एरिया को चेंज कर रहे हैं, कितने लोगों का नया बर्थ हुआ है, ये पूरा का पूरा डेटा यहां से ऑफिशियली शुरू हुआ। देन रिपील करा गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो बैन जो सारे के सारे लिप्टन ने लगाए थे 1878 में। आगे बढ़ते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट पास करा जिसे पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। पंचायती राज सिस्टम क्वेश्चन आता है कहां से ग्रो किया गया है, तो वो चोल्स
एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है, वहां से ये लिया गया था, जहां पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। आगे के लिए बात कर लेते हैं इसी में। तो आगे 1883 में इल्बर्ट बिल आता है। इल्बर्ट बिल बेसिकली वो बिल जिसमें इंडियन जज ब्रिटिशर्स को भी सजा सुना सकते थे, जबकि पहले इंडियन जज ब्रिटिशर्स को सजा सुनाने के लिए एप्लीकेबल नहीं थे। केवल ब्रिटिश जजेस इंडिया एज वेल एज ब्रिटिशर्स दोनों को सजा सुना सकते थे। केवल इंडियन जजेस को इंडियंस को सजा सुनाने का ही अधिकार था। बट इस इल्बर्ट बिल के बाद इंडियन जजेस ब्रिटिशर्स को भी सजा सुना सकते थे। यही वन ऑफ द रीजन था जिससे रिपन को हटा दिया गया था। डफर आते हैं या लीगल से डफरिन आते हैं। 84 टू 88 आईएनसी बंदे लेते हैं। 72 डेलीगेट्स के साथ आईएनसी को डब्ल्यूसी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी एंड डिफरेंट बंदे एस्टैब्लिश करते हैं। एओयू के अंडर में इसको एस्टैब्लिश किया जाता है। लेटर ऑन एओयू को लगता है कि उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, बट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है डब्ल्यूसी बनर्जी को। तो एओयू को इंडियन पॉलिटिशियन लीडर्स ने उस समय एज एन सेफ्टी वॉल यूज किया था। आगे बढ़ जाते हैं। लैंसडाउन 88 टू 94 सेकंड फैक्ट्री बिल, जिसमें पहला संडे हॉलिडे आया था। देन सेंट्रलाइज किया गया था या कैरेक्टराइज किया गया था सिविल सर्विसेज को इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट में। दैट मींस हर एक बंदे को ये बताया गया था उसके काम क्या है, उसको कैसे करने हैं। एंड एल्गिन सेकंड 94 टू 99 इस समय पर एल्गिन ने कुछ नहीं किया। अगर ध्यान से देखें तो एल्गिन फर्स्ट और एल्गिन सेकंड दोनों ने ये समझा था कि बहुत सारा बच्चों को याद करने के लिए इसे ना करें कुछ काम, ताकि बच्चों को कुछ रिलैक्सेशन मिले। थैंक्स अ लॉट। फर्स्ट वाइसरॉय की वीडियो में पार्ट 1 में इतना ही है। सेकंड वीडियो में कर्जन से शुरू करूंगा, वहां पर एक एक वन बाय वन पूरी डिटेल्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर करें जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, ताकि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट।